हेलो, वेलकम टू दी लूप ऑफ द वर्ल्ड। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया दैट कि क्या रीजंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे, जिसमें हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ये रीजंस डिस्कस किए। आज हम समझेंगे दैट कि अब कोई किस तरह के इवेंट्स हुए कि फ्रांस फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किस तरह इस्टेब्लिश हुई, क्या क्या इवेंट्स वहाँ तक ले गए फ्रांस को। आज हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अब फ्रांस एक इकोनॉमिक क्राइसिस में था, एक तरीके बैंकक्रप्ट हो गया था। अब उसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्सेस इंक्रीज करने थे। टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए उस लुई 16 ने मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल एक तरीके से समझ लें, असेंबली समझ लें या एक पार्लियामेंट समझ लें, जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंट करने। अब उसी तरीके की डेमोक्रेटिक नहीं थी, एब्सोल्यूट थी वो भी। लुई 16 के वर्ड्स या जो भी उस वक्त के मोनार्क थे उनके वर्ड्स वगैरह चलते थे। लेकिन उसकी जो लास्ट मीटिंग थी स्टेट जनरल की, वो हुई थी 1614 में। अब 1614 के बाद ये मीटिंग हो रही थी स्टेट जनरल की। अब स्टेट जनरल में ये होता था दैट कि तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आगे रिप्रेजेंट करते थे अपनी अपनी स्टेट को। तो जो थर्ड स्टेट वाले थे या सारी ओवरऑल स्टेट्स वाले अपनी ग्रीवेंसेस देते थे। थर्ड स्टेट वालों ने भी अपनी ग्रीवेंसेस पेश किए लिस्ट की फॉर्म में। अब उसमें ये ग्रीवेंसेस में जो चीज़ें कॉमन नजर आई कि फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया जाए, जो फ्यूडल कोर्ट्स हैं उन्हें अबॉलिश किया जाए, जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं क्लर्जी को और नोबल्स को उन्हें ख़त्म किया जाए, एक तरीके से टैक्सेशन सब पे बराबर की जाए, और जो अप्रेसिव टैक्सेस है जैसे साल टैक्स हो गए वगैरह इन्हें ख़त्म किया जाए, प्रेस इस्टेब्लिश की जाए, और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्टेब्लिश किया जाए जिस तरीके से अपना जो जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड हो और वो एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर अपनी इस्टेब्लिश ना कर पाए। इस तरीके के ग्रीवेंसेस थर्ड स्टेट के थे। अब लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए अपनी अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने। 308 रिप्रेजेंटेटिव थे क्लर्जी के, मतलब फर्स्ट स्टेट के। 285 नोबिलिटी के थे, मतलब सेकंड स्टेट के। एंड 621 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के। अब आपको लगेगा डेट कि जब वोटिंग होगी थर्ड स्टेट जीत जाएगी क्योंकि उसके ज़्यादा मेंबर्स हैं, 621 मेंबर्स हैं। लेकिन जो वोटिंग का सिस्टम था ना, वो पर इंडिविजुअल नहीं था, पर हेड नहीं था, पर स्टेट था। मतलब फर्स्ट स्टेट का सिर्फ एक ही वोट काउंट होगा 308 के मिला के, सेकंड स्टेट का एक ही वोट काउंट होगा और थर्ड स्टेट का एक ही वोट काउंट होगा। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहली डिमांड थर्ड स्टेट ने यही रखी दैट कि जो वोटिंग का सिस्टम है उसे चेंज किया जाए, फ्रॉम वोट पर स्टेट पर इंडिविजुअल रखा जाए। अब इस चीज़ को एक तरह रद्द किया गया पहले फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट की जानिब से, और किंग ने भी इस चीज़ को एक तरीके से रिजेक्ट किया। तो क्या हुआ दैट कि जून 12 को जो थर्ड स्टेट थी उसने नेशनल असेंबली अपने आप को एक तरीके अनाउंस किया इधर नेशनल असेंबली। अब क्या होता है डेट की, अब नेशनल असेंबली तो अपने आप को अनाउंस कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पे चीज़ होती है डेट की, जो एक इवेंट होता है 20 जून को, क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें हाल में दाखिला उन्हें नहीं दिया जाता। तो क्या वो करते हैं, वो साइड में एक टेनिस कोर्ट होता है वहाँ पे जाके एक ओथ लेते हैं, कहते हैं डेट की जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक हम डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब डिस्पर्स नहीं होंगे, अपने आप को डिसॉल्व नहीं करेंगे, मतलब फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम एस्टेब्लिश करके रहेंगे। और इस इवेंट को कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। अब उसके बाद 23 जून को एक रॉयल सेशन होता है जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग आते हैं और किंग खिताब करता है और वो एग्री करता है बहुत से रिफॉर्म्स को। वो कहता है दैट कि हम बहुत सारे रिफॉर्म्स करेंगे, थर्ड स्टेट को एक तरीके से उन्हें प्रिविलेजेस वगैरह तरीके प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन एक गलती किंग करता है, किंग लुई 16, दैट कि वो नेशनल असेंबली को इलीगल करता है, इलीगल अनाउंस करता है। अब इलीगल अनाउंस करके वो चले जाते हैं, और क्या होता है थर्ड स्टेट वहीं बैठी होती है, वो इस चीज़ को एक तरीके नहीं मानती और कहते, और वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, वो काउंट मेरा बाप, जो एक लेसर नोबिलिटी का हिस्सा था। क्योंकि हमने कहा था दैट कि नोबिलिटी में भी डिफरेंट डिविजन्स हैं और वो भी बहुत सारे लोग जो ग्रेटर नोबिलिटी है उससे खुश नहीं है। तो वो कहता है दैट कि वी आर हेयर बाय द विल ऑफ द पीपल एंड वी विल लीव ओनली एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ बेयोनेट। वो एक तरीके से
मुखालफत करता है ग्रेटर नोबिलिटी की। किंग को जब लगता है दैट कि जो थर्ड स्टेट है वो उसकी बात नहीं मान रही, तो 27 जून को वो नेशनल असेंबली को एक रिकॉग्निशन दे देता है, और सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को भी कहता है दैट कि आप ज्वाइन करें नेशनल असेंबली को। अब क्या होता है दैट कि अब इतने दिन गुजर गए, इतने हफ्ते गुजर गए, एक तरीके की कश्मकश में रहे, एक तरीके की कन्फ्यूजन थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या होता है, पेरिस में किंग अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिमेंट वगैरह बुलाता है अंडर द कमांडर मार्शल डे ब्रोगले। अब ये देख के लोगों को लगता है दैट कि वो किंग हमें सप्रेस करने के लिए अपनी फोर्सेस वगैरह उसने मंगवाई है पेरिस में, हमें ताकि सप्रेस किया जा सके। और एक और इवेंट होता है दैट कि जो जुलाई 11 है, किंग जो नेकर थे जो फाइनेंस एंड चीज़ों को संभाल रहे थे, उन्हें एक तरीके से रिज़ाइन किया, वो रिज़ाइन कर देते हैं या किंग उससे हटा देते हैं, और लोगों में और गुस्सा आता है, गिरफ्त आ जाती है। तो लोग क्या कहते हैं दैट कि आर्म्स उठा के एक फोर्ट होता है, एक प्रिजनर होता है बेस्टाइल, तो उससे वहाँ पे जाके एक तरीके से घेर लेते हैं, और वहाँ का जो गवर्नर था वो सरेंडर कर देता है लोगों के सामने, और बेस्टाइल फोर्ट है वो 14 जुलाई को लोगों के कब्जे में आ जाता है, जिस इवेंट को कहते हैं फॉल ऑफ बेस्टाइल। अब इस इवेंट को कहते हैं दैट कि दिस वाज द इवेंट दैट कैन बी टर्म्ड एज द स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक तरीके टायरेनी का एंड था, क्योंकि यही वही बेस्टाइल था जिसमें बहुत बड़े लोगों को भी टॉर्चर किया गया था जो किंग के खिलाफ बोलते थे, जिससे वोल्टायर हो गए। या एक जो कानून था लेटर डे कैचेट, मतलब जो किंग होगा वो अपनी मर्जी से किसी भी जेल में डाल सकता है, वो लोग भी इसी प्रिजनर में अपने आप की सज़ा काटते थे। क्योंकि इस इवेंट को देख के लोगों को लगा दैट कि इनकलाब सही मानों में स्टार्ट हो गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन सही तरीके से बिगिन हो गया है 14 जुलाई। देन नेशनल असेंबली ने क्या किया दैट कि 4 अगस्त को कुछ डिक्रीज ऑर्डर की, कुछ मतलब ऐसा समझिए, और 30 डिक्रीज थी, 30 ऑर्डर्स थे, जिसमें जो निज़ाम था टैक्सेशन का उसे लीगल करार दे दिया गया, फेडरलिज्म का एक तरीके से कम्प्लीटली जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया गया, इरेक्ट कर दिया गया कम्प्लीटली। देन क्या होता है, जो नेशनल असेंबली है या सही मानों में उसे कहें, जो नेशनल असेंबली बेस्टाइल फोर्ट के बाद एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम उसने ले लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ काम कर रहे। तो उसने 26 अगस्त को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन निकाला। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ऐसा ही समझ लें जैसे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, सही एक तरीके प्रीएम्बल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में वो चीज़ें एस्टेब्लिश की गई जो पहले नहीं सोची गई थी, जैसे कहा गया दैट कि ऑल मैन आर इक्वल, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब एक तरीके से ओवरऑल एक सिस्टम तब्दील था। मतलब वो चीज़ें जो एक आम लोग ख्वाबों में सोच सकते थे। इन आइडियाज़ की इंस्पायरेशन ली गई थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन और जेन जैकस रोसो, उससे उनके आइडियाज़ से, उनके फिलोसफी से या उनके आइडियाज़ ये सारे लिए गए थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में। अब क्या होता है दैट कि जो किंग होते हैं वो इन चीज़ों को एक तरीके रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं मानते दैट कि एवरी मैन इज इक्वल। वो 4 अगस्त की डिक्री को भी नहीं मानते, वो जो 26 अगस्त की जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, उसे भी रिजेक्ट करते हैं। जब लोगों को पता चलता है तो एक इवेंट होता है दी मार्च ऑफ वुमेन टुवर्ड्स वर्साइल्स। अब एक तो ये चीज़ भी थी कि किंग ने मना कर दिया इस चीज़ को मानने से, और दूसरी चीज़ थी दैट कि ब्रेड की जो प्राइस थी, जो एक बेसिक चीज़ थी, एक नेसेसिटी थी आम लोगों के लिए, ब्रेड, उसकी बहुत हाई हो गई थी ब्रेड की प्राइस। ये चीज़ें देख के जो वुमेन्स थी उन्होंने मार्च किया टुवर्ड दी वर्साइल्स पैलेस 5 अक्टूबर को। अब क्या होता है दैट कि 6 अक्टूबर को वो जो किंग, वो जो वुमेन्स थी वो वर्साइल्स के अंदर चली जाती है, और वो एक तरीके से डिसऑर्डर का मतलब ओवरऑल सिस्टम एक तरीके से उसका ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हीरो हैं लेफिएट, वो ऑर्डर वापस इस्टेब्लिश करते हैं, और जो किंग हैं उस इवेंट के बाद वर्साइल पैलेस से जो पेरिस के बाहर था, दूर था, वो वापस पेरिस में मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स वो जो पैलेस ऑफ टुलेरिस है उसकी तरफ।
अब उसके बाद वो वहीं रहते हैं और जो नेशनल असेंबली वो भी शिफ्ट करती है फ्रॉम वर्साइस पैलेस टू दी सिटी ऑफ पेरिस। दैट ये होता है दैट कि 1719 में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी मतलब चर्चेज को कंट्रोल करने के लिए 1719 में पास किया जाता है, जिसमें किंग साइन करते हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि क्लर्जी की पावर को बिल्कुल कम किया जा सके। जो पोप थे रोम के, उनकी मतलब अथॉरिटी बिल्कुल ही ख़त्म की जा सके इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ फ्रांस। और जो प्रीस्ट थे, जो बिशप थे, उन्हें भी सिविलियंस लोग या उन्हें भी इलेक्ट किया जा सके। और ये एक तरीके से जो लुईस 16 थे वो तो कैथोलिक थे। ये चीज़ देख के उन्होंने उसके बाद एक इवेंट हुआ द फ्लाइट टू वेरेनिस। वेरेनिस एक सिटी था फ्रंटियर्स में, क्योंकि वो चाह रहे थे रेड कि किसी तरीके से फ्रांस से बाहर जाके ऑस्ट्रिया की मेरी एंटोनेट जो वाइफ थी लुईस 16 की, वो ऑस्ट्रिया से थी, वहाँ पे एक तरीके पनाह ली जाए और उसके बाद फुल फोर्स के साथ आके अपनी हुकूमत वापस ली जाए और वापस वो एब्सोल्यूट मोनार्की स्टेब्लिश की जा सके। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तरीके से स्टेब्लिश की जाने की कोशिश की जा रही है उसे ख़त्म किया जा सके। अब क्या होता है डेट कि वहाँ पे इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है किंग लुईस 16 को और मेरी एंटोनेट को, और इन्हें वापस लाया जाता है। अब ये चीज़ देख के किंग लुईस 16 की जो बच्ची इज्जत थी वो भी खत्म हो जाती है लोगों के दरमियान की नफरत, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर के फोर्सेस की हेल्प लेना के लिए गद्दारी है, अपने आप से अपने मुल्क से गद्दारी, और किंग ये कैसे कर सकते हैं। ये एक तरीके इवेंट हुआ। उसके बाद क्या होता है डेट कि 1791 में फ्रांस को फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है और फ्रांस इस्टेब्लिश हो जाता है एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें किंग की जो पावर थी वो कंट्रोल की जा सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की जाती है और किंग को एक वीटो पावर दिया जाता है ताकि किंग वीटो कर सके किसी भी चीज़ को 6 सालों के लिए, उसका टाइम फ्रेम भी रखा जाता है। और कहा जाता है दैट कि इलेक्शंस होंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो थ्रू इलेक्शंस आएगी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब क्या होता है जो मेन जो लोग होंगे नेशनल असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो होंगे 745 मेंबर्स जो इलेक्ट करेंगे। उन 745 मेंबर्स को वो इलेक्टर्स करेंगे, जिनकी तादाद अराउंड 50,000 होगी। और जो इलेक्टर्स होंगे उनको इलेक्ट करेंगे सिटीजन्स। अब सिटीजन को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक एक्टिव सिटीजन्स, दूसरा पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स वो जिनकी एज 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और जो टैक्सेस पे करते हैं इक्वल टू दी वेज ऑफ 3 days ऑफ लेबर्स वेज, उसके बराबर वो होंगे एक्टिव सिटीजन्स, और उनके पास राइट होगा ताकि वो वोट कर सकें। और जो दूसरे थे पैसिव सिटीजन्स, उसमें जो भी लोग बच गए जो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते थे या वो टैक्सेस वगैरह नहीं पे कर सकते थे, और दूसरे वुमेन्स वगैरह वो पैसिव सिटीजन्स में आ गई। और इस तरीके से 1791 में फ्रांस फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो गया, जिसमें एक बेहतरीन तरीके से एक सेपरेशन ऑफ पावर की भी एक बुनियाद रखी गई, जो मॉन्टेस्क्यू की आइडिया थे, जिसमें लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पावर दिए गए, जिसमें किंग को भी वीटो का पावर दिया गया। इस एक तरीके से मॉन्टेस्क्यू से मुतासर होकर जिसने सेपरेशन ऑफ पावर दी इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी का लिखा था अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। ओवरऑल ये फ्रांस की जर्नी थी फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब उसके बाद क्या हुआ, इस कॉन्सिक्वेंस हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो ख़त्म की गई, जो किंग लुईस 16 है उनका क्या बना, और रेन ऑफ टेरर क्या चीज़ थी, हम अगली वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू।